हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋचा जोशी ओम कोठारी परिवार की तरफ से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो C4 के लिए है और इसमें आज हम पढ़ेंगे संशोधित त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना। संशोधित इसलिए क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया था कि जो भारत देश है वो बहुत सारी भाषाओं का देश है, इसलिए जो भी अनुशंसाएं की जा रही थी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वीकृत नहीं हो पा रही थी और स्वीकृत नहीं हो पा रही थी तो वो बार बार संशोधित की जा रही थी। तो एट लास्ट फिर जब कोठारी शिक्षा आयोग आता है और ये कोठारी शिक्षा आयोग अनुशंसा करता है तब इसमें फिर से कुछ सुधार कुछ बदलाव किए जाते हैं और वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषी राज्यों के लिए। तो जो हिंदी भाषी राज्य होते हैं जिसमें कि जिनकी मातृभाषा हिंदी मानी जा रही है, उनमें यहाँ पर इन जो कक्षाएं थी, शिक्षा का जो परिवेश था उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया और इसमें जो 4 भागों में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से 5 तक, फिर है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक और फिर है माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 तक और जो माध्यमिक स्तर था उच्च माध्यमिक स्तर ये कक्षा 11 एवं 12वीं। तो यहाँ पर 4 स्तर बता दिए गए और 4 स्तर के बाद जो पढ़ाया गया किस तरीके से भाषाओं को सम्मिलित किया गया पाठ्यक्रम में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक यहाँ पर कितनी भाषाओं का चयन किया गया है। तो फर्स्ट आप देखिए, पहला था मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, केवल एक अनिवार्य भाषा जो कि शिक्षा का माध्यम हो। तो हमने पहले ही बात करी थी और आज भी अगर हम पढ़ते हैं कोई सा भी आयोग या किसी की भी अनुशंसा NCT के नियमों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे किसी में भी पढ़ें, तो वो सभी यही चाहते हैं कि जो मातृभाषा है उसी में ही जो बालक की प्राथमिक शिक्षा है उसको संपन्न करवाया जाए, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है वो कौन सा होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। तो हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अगर हम पर्टिकुलर राजस्थान की बात करते हैं तो हमारी क्षेत्रीय भाषा राजस्थानी है, लेकिन अभी तक ये संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रॉपर व्याकरण का सिस्टम नहीं है। दूसरा, इसमें अनेक सारी उपबोलियां हैं उसको भी सम्मिलित किया जाता है और एक जो राजस्थानी लिपि लिखी जाती है उसकी लिपि भी देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि वाले ही दूसरी भाषा को मान्यता प्रदान करना, क्योंकि काफ़ी मात्रा में मिलती जुलती है हिंदी से, इसलिए आवश्यक नहीं समझा गया। दूसरा, इसमें व्याकरण का प्रॉपर सोर्स नहीं है, व्याकरण लिखा हुआ नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है, इस वजह से ये प्रादेशिक भाषा ही रह गई। इसको जो क्षेत्रीय भाषा यानी कि जो 22 भाषाएं उनमें सम्मिलित नहीं किया गया, जिसकी जगह हमने हमारी मातृभाषा कौन सी मान रखी है, हिंदी भाषा। तो ये अनुशंसा की गई जो प्राथमिक स्तर का शिक्षा का माध्यम है, यानी कि जो किताबें चलेंगी, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान की किताब में हिंदी में लिखा हुआ हो या इंग्लिश में लिखा हो तो वो हिंदी में लिखा होना चाहिए, इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा केवल एक अनिवार्य भाषा जो कि शिक्षा का माध्यम हो, जैसे कि हिंदी अगर शिक्षा का माध्यम है तो हिंदी भाषा चलेगी, गुजराती शिक्षा का माध्यम है तो गुजराती चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो संकल्पना दी जा रही है हिंदी भाषी राज्य के लिए, इसका मतलब ये है कि हिंदी भाषी जो राज्य है उनकी जो भाषा है उनकी मातृभाषा हिंदी ही रहेगी। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट कौन सा होगा, अनिवार्य रूप से हिंदी होगा। दूसरा है, किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा की स्वेच्छा से शिक्षा दी जा सकती है। तो किसी अन्य भारतीय भाषा, तो हमारे पास अगर हम हिंदी छोड़ दें तो फिर एक और भाषा कौन सी बचती है, तो हम संस्कृत का चयन कर सकते हैं और संस्कृत का चयन अगर हम कक्षा 1 से 5 तक ना करें तो अंग्रेजी की, और ये शिक्षा जो है वो स्वेच्छा से दी जा सकती है, यानी कि आवश्यक नहीं है कि स्कूल्स में स्टार्ट से ही बच्चों को इम्प्लीमेंट किया जाए एक से अधिक भाषाएं। तो आवश्यकता हो तो आप हिंदी पढ़ाइए, हिंदी तो आपका माध्यम है, हिंदी तो पढ़ाना, आवश्यकता हो तो आप संस्कृत पढ़ाइए या फिर आप अंग्रेजी पढ़ाइए। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि आप व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फिर है दूसरी अनुशंसा इन्होंने की, ये अनुशंसा इन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर पर करी थी।
जो ये उच्च प्राथमिक स्तर है ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक है। और इसमें फिर इन्होंने वापस कहा कि हमें कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित करना है। तो पहला था मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, या तो हमारी मातृभाषा हिंदी और क्षेत्रीय भाषा भी हमारी राजस्थानी, जो सम्मिलित नहीं है इसलिए क्या लेना पड़ेगा हमें इसमें हिंदी। दूसरा है अन्य भारतीय भाषा या शास्त्रीय भाषा। तो एक अन्य भारतीय भाषा हम हिंदी ले चुके तो दोबारा हिंदी नहीं लेंगे, फिर हम क्या लेंगे शास्त्रीय भाषा, तो हमने संस्कृत को सम्मिलित कर लिया। और तीसरा था अंग्रेजी, ये अनिवार्य रूप से है, इसमें कोई और या अथवा नहीं लगा हुआ। तो वापस से यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाओं का ज्ञान आ गया, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। फिर हम आगे इसमें बात करेंगे माध्यमिक स्तर की। तो माध्यमिक स्तर पे आता है कक्षा 9 और 10। तो इसमें मातृभाषा एक क्षेत्रीय भाषा, वापस हमने हिंदी चयनित कर ली। और इसके बाद है अंग्रेजी, तो ये दूसरी भाषा के रूप में है। और इसके अलावा कोई एक अन्य भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा या एक आधुनिक भाषा। तो जो कक्षा 6 से 8 में व्यवस्था थी वही व्यवस्था कक्षा 9 और 10 में रखी गई, इसमें कोई अधिक परिवर्तन नहीं किया गया, तो उसी को ही सम्मिलित कर लिया गया। और जो उच्च माध्यमिक स्तर पर आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से कोई 2 भाषाओं का चयन करना था, हिंदी के अतिरिक्त अन्य एक आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी या अन्य कोई भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा। तो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए भी इनका चयन किया गया। तो अब ये अनुशंसा है, ये वर्तमान स्वरूप नहीं है, ये इन्होंने अनुशंसा दी थी। ये किसी जो संशोधन कर रहे थे, जो हमने बात करी थी शिक्षा आयोग द्वारा जो संशोधन किए जा रहे थे, ये उनकी बात है। अभी वर्तमान प्रचलन में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 12th क्लास में जो एक्स्ट्रा कोई भाषा है वो नहीं चलती, सिर्फ 2 ही भाषा को, हिंदी इंग्लिश को सम्मिलित किया जाता है। अगर कोई बालक लिटरेचर के तौर पर संस्कृत को लेना चाहे तो ले सकता है, अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जा रही। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ये हम संशोधित परिभाषा सूत्र की संकल्पना पढ़ रहे हैं, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लागू नहीं हुई है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस किस बात की अनुशंसा की। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर 2 भाषाएं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, और इंग्लिश स्वेच्छा से है यहाँ पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर इन्होंने अंग्रेजी को अनिवार्य बताया, और अंग्रेजी को अनिवार्य बताने के बाद कक्षा 9, 10, 11, 12 में इसको लागू रखा। लेकिन 12वीं में इन्होंने संस्कृत को नहीं हटाया है, 12वीं में इन्होंने संस्कृत को विद्यमान रखा है। और यहाँ पे कक्षा 11 की जगह गलती से एक ही रह गया है, तो आप इसको कक्षा 11 और 12 पढ़िए, उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11 और 12। इसके बाद है संशोधित त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना अहिंदी भाषी क्षेत्रों में। तो अहिंदी भाषी क्षेत्र वो होते हैं कि जैसे कि वह राज्य जिसमें कि उनकी प्रादेशिक भाषा ही शिक्षा का माध्यम होती है। जैसे गुजरात में गुजराती मीडियम है, पंजाब में पंजाबी मीडियम, हरियाणा में तो शायद हिंदी ही चलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अन्य जो राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, साउथ में तमिल है, तो इस तरह की जो भाषाएं होती हैं तो वो वहाँ की शिक्षा का माध्यम होती है, उनका शिक्षा का आयोग उन्हीं के अनुसार होता है। इसके बाद इन राज्यों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो इन राज्यों में संशोधित त्रिभाषा सूत्र के जो संकल्पना है हिंदी अहिंदी भाषी राज्यों में, वो निम्नलिखित प्रकार बताई गई है। और इसमें जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर इन्होंने बोला कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो कि शिक्षा का माध्यम हो, यानी कि बच्चों को फर्स्ट में वही भाषा प्रदान कराई जाए जो कि शिक्षा का माध्यम हो। अगर मान लो यहाँ पर हमने गुजराती ले लिया कि गुजराती शिक्षा का माध्यम है, तो बच्चे को एक तो किताब गुजराती की होनी चाहिए, दूसरा है एक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता है। तो एक अन्य भारतीय भाषा तो हिंदी ली जाएगी या अंग्रेजी, तो यहाँ पे 2 में से एक चीज़ आपको चयन करनी है। फिर इसी में आगे बढ़ गए तो उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर में कक्षा 6 से 8, तो इसमें मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का या शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम अथवा क्षेत्रीय भाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि मिश्रण करके आप दे दीजिए। मातृभाषा एक क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, मातृभाषा तो हमने यहाँ पे गुजराती मान लिया,
और क्षेत्रीय भाषा भी हमने गुजराती मान लिया। और इन दोनों, या तो इनका पाठ्यक्रम हो, या तो मातृभाषा का पाठ्यक्रम हो, या क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम हो, या इन दोनों का सम्मिलित पाठ्यक्रम हो, अथवा क्या हो कि शास्त्रीय भाषा यानी कि हम संस्कृत का पाठ्यक्रम भी इसमें सम्मिलित कर दें, जो कि संभव नहीं होता। तो आप सीधा सीधा समझिए कि मातृभाषा यानी कि गुजराती, दूसरा भाषा इन्होंने हिंदी चयनित किया, और तीसरा भाषा इन्होंने इंग्लिश चयनित किया। यानी यहाँ के जो कक्षा 6 से 8 के बालक हैं वो 3 भाषाओं का अध्ययन करेंगे, और 3 भाषाओं के साथ अगर चाहें तो आप क्षेत्रीय भाषा और शास्त्रीय भाषा यानी कि हिंदी और गुजराती और संस्कृत को मिलाकर भी अध्ययन करवा सकते हैं। तो इस तरह की अनुशंसा की गई। कक्षा 9 और 10 जो माध्यमिक स्तर था, इसमें क्या बोला गया, कक्षा 9 और 10 में बोला मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, तो इसमें हमने गुजराती ले लिया, अंग्रेजी या हिंदी, तो इनमें से हमने एक सपोज इंग्लिश का चयन किया है, हिंदी का नहीं किया। तो फिर तीसरे में क्या लिखा, उपयुक्त नंबर में एक पृथक, यानी कि जो ऊपर सम्मिलित नहीं है उनमें से पृथक एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा। तो इसमें से फिर वो अन्य चयन करेंगे। तो वो अगर पहले मान लो अंग्रेजी का चयन किया तो यहाँ पे उनको हिंदी का चयन करना पड़ेगा। और एक भाषा वर्तमान में तो चलाते हैं संस्कृत, वो स्कूल्स अपनी स्वेच्छा से चला सकते हैं, अनिवार्य तौर पर नहीं है। फिर है उच्च माध्यमिक स्तर जो कक्षा और 11 और 12 में है, तो इन्होंने हिंदी में यहाँ पर वापस से कोई 2 भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश, और तीसरा अंग्रेजी, यानी कि एक हिंदी भारतीय भाषा के रूप में, एक आधुनिक भारतीय भाषा जो कि शिक्षा का माध्यम ना हो तो यहाँ पे आप हिंदी ले लीजिए और या गुजराती ले लीजिए, और तीसरे में इंग्लिश। तो इस तरीके से इन्होंने वापस से 3 भाषाओं की अनुशंसा की। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि हर तरीके से कुछ भी हो, घूम फिर के हमें 3 या 4 भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता है। अगर हम प्रादेशिक भाषा हमारी गुजराती रहती है तो फिर हमें 4 भाषाओं का अध्ययन करवाते हैं, वो कैसे भी करवाएं, और अगर नहीं रहती तो वो 3 भाषा का जो अध्ययन है वो हमें करना पड़ता है। तो इस प्रकार से विभिन्न अनुशंसाएं हो रही थी, विभिन्न तरीके से संशोधित किया जा रहा था। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि कुल मिला के अगर हम देखें तो इनको इम्प्लीमेंट करने में कठिनाइयाँ ही आ रही थी। इम्प्लीमेंट करने में इसलिए कठिनाइयाँ आ रही थी कि कोई भी अनुशंसा करता है तो दूसरा उसको स्वीकार नहीं कर पाता, और दूसरा स्वीकार नहीं करता तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वो अपना स्वरूप नहीं ले पाती। और इस तरीके से मैंने जब आपको बात करी थी कि सबसे पहले जो है वो ताराचंद समिति का गठन हुआ था सन 1948 में, और सन 1948 में जब ताराचंद समिति थी तो इन्होंने कहा था कि उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात मातृभाषा की शिक्षा के साथ संघीय भाषा को भी अनिवार्य कर दिया जाए। इस प्रकार से क्या होगा कि माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं का शिक्षण अनिवार्य रूप से करने की संस्तुति की गई थी इसमें, और संघीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया जा सकता है, ये ताराचंद समिति ने कहा था। राधाकृष्णन आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की नीति दी थी, और इन्होंने 3 भाषाओं यानी कि क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, दूसरा संघीय भाषा या मातृभाषा, और तीसरा अंग्रेजी। तो हमारी जो संघ की भाषा है वो हिंदी ही है। मातृभाषा में आप देख सकते हैं कि हमारी हिंदी है तो हमें चयन करना ही नहीं है, अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, एक क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा। तो इस तरीके से 3 फिर आया था मुदालियर आयोग, ये सन 1952 में आया था। इसकी बात भी हमने कर ली, मुदालियर आयोग ने भी अपनी अनुशंसाएं दी। और मुदालियर आयोग का जो है ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुदालियर आयोग ने जो मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी और संविधान की जो धारा है जिसमें 343 में उल्लेखित है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, उसको 15 वर्ष की अवधि तक विकास की बात कही गई थी कि 15 वर्ष के काल अवधि तक हम विकसित करेंगे हमारी हिंदी भाषा को, और अंग्रेजी भाषा का धीरे धीरे हम जो उपबंध है उसको सीमित करते जाएंगे, और जो अंग्रेजी भाषा है उसको तवज्जो कम देकर हिंदी भाषा को व्यापकता दे दी जाएगी। फिर हमने पढ़ा भावात्मक एकता समिति की। भावात्मक एकता समिति ने क्या क्या बातें करी, इनको हमने विस्तार से पढ़ा और उसमें क्या क्या अनुशंसाएं हुई। फिर शिक्षा आयोग के बारे में हमने वर्तमान में जो दोनों वीडियो थे, ये और इसके लास्ट वाला, उनमें शिक्षा आयोग की ही बात करी है कि इसमें कौन कौन सी अनुशंसाएं की गई।
तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से शिक्षाएं सिखाने का तरीका चल रहा था और उसको उसी के आधार पर सिखाया जा रहा था। और वर्तमान अध्ययन जो अब लागू है उसके बारे में आपको और पढ़ना है कि वर्तमान का जो अध्ययन है वो क्या है, वर्तमान में किस तरीके की भाषाओं का अध्ययन करवाया जा रहा है बालक को। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बच रहा है। अनुशंसाएं आपको ये याद रखनी है कि कब कब किस किस ने कौन कौन सी करवाई थी। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसमें थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा है, आपको थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है हमारे देश में, विभिन्न भाषाओं की, यानी कि हिंदी का क्या स्थान है, अंग्रेजी का क्या स्थान है। एक तो हमें ये पढ़ना है और इसके बाद ऑलमोस्ट आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। और फर्स्ट यूनिट में हमारा जितना पार्ट है वो अबाउट टू फिनिशिंग पे है कि अब इसके बाद हमें जनरली सारा फर्स्ट यूनिट है वो आपका कवर हो चुका होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये भाषा के इर्द गिर्द ही घूमेगा क्योंकि इसका नाम ही पाठ्यक्रम से पार भाषा, कुल मिला के आपको यहाँ पर भाषा का ही अध्ययन करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास में इतना ही। थैंक यू।